नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि इंडिया ने अपनी एफडीआई पॉलिसी को लेकर के ट्वीक किया है, तो उसमें किन स्टॉक्स को इफेक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर्स को इफेक्ट पड़ेगा, दोस्तों उसमें क्या बड़ा घमासान हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भाई चाइना का स्टैंस क्या है। चाइना, आई एम श्योर आपको मालूम होगा दोस्तों कि चाइना बहुत ही एग्रेसिव नेशन है एज फार एज उसका फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न। उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिलहाल अभी मैं आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ कि इंडिया के एफडीआई की पॉलिसी को ट्वीक करने के बाद चाइनीज़ एम्बेसडर मिस्टर सुन वाईडोंग, अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ, गलत स्पेल कर रहा हूँ तो यू कैन प्लीज़ लेट मी नो कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो सुन वाईडोंग जी ने बोला है कि चाइना इज़ नॉट इज़ नॉट क्रिएटिंग स्ट्रेन इन द वर्ल्ड, रादर वो डिक्रीज कर रही है स्ट्रेन बाय गिविंग ग्लोबल मेडिकल सप्लाईज। और उनका मानना यह है कि उनके इस कोऑपरेशन को सपोर्ट किया जाए बजाय कि स्केप गोटिंग और इस प्रकार के कीचड़ उछाला जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये बात वो अपने अपने सेल्फ डिफेंस में कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का काम करके चाइना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का फ़र्ज़ निभा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को ट्वीक किया था और उसने अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपनी इंडिया की कंपनीज को सिक्योर करने के लिए, ताकि एक हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो थ्रू अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स बाय चाइनीज चाइनीज कंपनीज, चाइनीज गवर्नमेंट। तो इंडिया ने ट्वीक किया है। क्या ट्वीक किया है उसको भी जानेंगे दोस्तों। तो इंडिया ने लगाया है ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट बाय एंटिटीज फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया, उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नहीं किया जा सकता किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में इंडिया के, विदाउट गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, विदाउट गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन। इसके पहले क्या होता था दोस्तों कि भाई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की कंपनीज में हो जाता था और उसके बाद कंपनीज इन्फॉर्म करती थी कि ये कंपनीज ने हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, इस कंट्री ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब इस प्रकार का बैन लगा है, ब्लैंकेट बैन लगा है, ताकि कोई भी कंट्री जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है, जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पहले ही शामिल थे, अब चाइना भी शामिल हो गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एक मूव है गवर्नमेंट का, काफ़ी सेल्फ डिफेंसिव बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर किया जा सके। वरना फिर इस प्रकार का वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के चाइना माइट एक्वायर इंडियन कंपनीज बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़। मतलब जब स्टॉक गिर रहे होंगे तो उस समय चुपके से आकर के वो स्टॉक को खरीद लेगी और इसी प्रकार से वो काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर बन के उस कंपनी को एक्सप्लॉइट कर सकेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मूव है, जिसके कारण मुझे लगता है कि इस मूव से कुछ चाइना की तरफ से रिटेलिएशन भी आ सकता है, या फिर कुछ चाइना की तरफ से कुछ बड़े एक्शन हो सकते हैं, कुछ इन रिटेलिएशन। तो दोस्तों हमें काफ़ी केयरफुल रहना है, स्पेशली उन कंपनीज, उन सेक्टर्स की तरफ जिसमें कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सीरियस तरीके से रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये रिफ्लेक्ट करता है सीरियसनेस, किस एक्सटेंट तक इसका नुकसान पहुंच सकता है इंडिया की इकोनॉमी में। जब कोई अगर कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेगी तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो ये बहुत बड़ा स्टेप, बहुत ही सोचा समझा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये चीज़ न्यूज़ में तब आई थी, आई एम श्योर आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, HDFC में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बहुत बड़ा स्टेक एक पहले से ही ले रखा था। और इनफैक्ट उसने अपना, जब ये HDFC लिमिटेड गिर रहा था दोस्तों, उस समय अपने शेयर होल्डिंग को एक्स्ट्रा बढ़ाया और उसमें अपनी एक्विजिशन को एक्स्ट्रा बढ़ा करके सस्ते दाम में HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स को ले लिया। तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी इस तरह के एक्विजिशंस के ऊपर अपनी नज़रों को गड़ा के रखा हुआ है, ताकि इस तरह के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में जो फ्यूचर एक्विजिशन होंगे उस पर भी दिमाग को अपने दिमाग में रख करके ये बात को ट्रैक किया जा सके कि कोई इस प्रकार का अनबायस्ड कोई एक्विजिशन तो नहीं हो रहा है। तो अभी इसके कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, स्पेशली जो नए
इन्वेस्टमेंट है उसमें फ़र्क पड़ सकता है, जो इक्विटी इन्फ्यूजन होता है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली उन कंपनीज़ में जिसमें कि चाइना के ऑलरेडी स्टेक्स हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है वो कंपनीज़ जो कि स्पेशली चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काम करती हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जिसमें कि वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती हैं, टोबैको, आयरन एंड स्टील, फेरो एलॉयज, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स और बाकी ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ स्टॉक्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स को लेने की कोशिश करी है जिसको कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिसमें पड़ेगा पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर चाइना का इम्पैक्ट कम होता है इंडिया में तो उन कंपनीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसमें एक है मारुति सुजुकी। दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर एलिमेंट हमारा मारुति सुजुकी है। अगर बाई चांस चाइना का इन्फ्लुएंस कम होता है, चाइना से निकल करके इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनीज इंडिया में आती हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों ऑटो सेक्टर में हमारा लीडर है मारुति सुजुकी, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार रहा है, ऑटो सेक्टर की लीडर है, डिविडेंड यील्ड शानदार है, इंडस्ट्री की पी है 17 और आपको थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी दोस्तों अगर चाइना से कंपनीज शिफ्ट होकर के इंडिया में आती हैं तो मुझे लगता है दोस्तों इस कंपनी को सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा फिलिप मिलेगा। एक महीने में सेंसेक्स 3% भाग चुका है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी नहीं भागा है। एक साल में बात करें -26% के नेगेटिव रिटर्न्स है, सेंसेक्स के -20%। 3 साल में ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा पेनफुल रहा है, सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव रहा है। और दोस्तों उस चक्कर में मारुति सुजुकी ने 3 साल के लंबे समय के बावजूद भी कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं, जबकि सेंसेक्स के भी कोई खास रिटर्न इन पिछले 3 सालों में नहीं है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो चार्ट में भी कुछ चौपी सी रिकवरी आई है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर चाइना का इफेक्ट चाइना से जो कंपनीज निकल करके स्पेशली कहा जा रहा है जापानीज़ और साउथ कोरियन कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो वो कंपनीज अगर इंडिया में आती हैं तो दोस्तों इस प्रकार की कंपनीज को, ऑटो सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी कंपनी दोस्तों केमिकल स्टॉक। केमिकल एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है इन चाइना, और दोस्तों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ सकते हैं। अगर चाइना थोड़ा डाउन होता है, चाइना में इन्वेस्टमेंट कम होता है, या फिर कुछ कंट्रीज़ चाइना की जगह इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो दोस्तों ये वो केमिकल कंपनीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर चाइना ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ केमिकल, तो दोस्तों ये वो कंपनीज हैं अतुल, SRF, आरती इंडस्ट्रीज़, और दोस्तों इस प्रकार की जो केमिकल कंपनीज हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हमें कॉइन के दोनों साइड पता होने चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक महीने में ऑलरेडी स्टॉक 16% अप है, जबकि सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट। अगर हम लोग लंबी दूरी की बात करें तो एक साल में 30% के दमदार रिटर्न ये दे चुका है, 3 साल में तो और भी ज़बरदस्त 85% के रिटर्न हैं, सेंसेक्स और सेक्टर फ्लैट है। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर इंडिया स्ट्रांग होता है, इंडिया की परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है और चाइना के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और ये वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि आप देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन दी लॉन्ग रन। दोस्तों नेक्स्ट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अब ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ LCDs, LEDs। और अगर चाइना से कुछ इंपोर्ट कम होता है या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस कम होता है, या फिर कुछ कोरियन कंपनीज या फिर जापानीज कंपनीज इंडिया में आती हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस काइंड ऑफ मूव। अभी आप बात करें इंडस्ट्री की, पी तो 64 है, उसके सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, कोई ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, स्पेशली जिस हिसाब से चाइना का इन्फ्लुएंस कम होकर के अगर इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है वर्ल्ड का फोकस, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। YTD में आप देखिए फ्लैट रिटर्न्स हैं, ऑल्दो सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर हम लोग लंबी दूरी की बात करें तो एक साल में ही उसने 67% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम होता है और इंडिया का दबदबा बनता है, तो ये वो कंपनीज हैं जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी इन टाइम्स टू कम। तो काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ शेयर नहीं है, ऑलरेडी 5,000 रुपये का स्टॉक आपको करीब यू कैन अंडरस्टैंड 20% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। तो अगर आपको लेना है तो यू कैन ट्राई टू बाय ऑन डिप्स। मैं अभी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ से कोई करेक्शन आता है, अगर स्टॉक आपको 3500 या फिर उसके नीचे मिलता है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पोजीशन बनाने में समय नहीं लगाना चाहिए।
अब बात करते हैं, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बनता है, चाइना कुछ रिटेलिएट करता है तो उसमें क्या एडवर्स, किस कंपनीज पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसमें है पहली चीज़ टाटा स्टील। अब भाई टाटा स्टील क्यों, आपको मालूम होना चाहिए इंडिया इज़ अ लीडिंग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऑफ स्टील एंड आयरन। और मेरे हिसाब से दोस्तों टाटा स्टील बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट है इसका यूरोपियन और चाइना में इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील। तो चाइना में अगर चाइना का रिटेलिएट करता है कुछ, अगर लगाता है कुछ, देयर हैपन्स टू बी समथिंग विच इज़ अनफेवरेबल फॉर इंडियन इम्पोर्ट, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर चाइना का इंपोर्ट में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो टाटा स्टील पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री की PE4, और आपको सही वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टील सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर कोई भी एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो ये वो कंपनीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक महीने में ऑलरेडी 4% ऊपर है, मार्केट की लाइन में चल रहा है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो ऑलरेडी 50% के आसपास डाउन हो चुका है। सेंसेक्स 20% गिरा है, ये उससे दुगना गिर चुका है। सेक्टर भी उतना ही रेशो में गिर रहा है क्योंकि ये सेक्टर का लीडर है। तो मुझे लगता है अगर चाइना में कुछ इस प्रकार के स्टेप लिए जाते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट नहीं लेना है, स्पेशली जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो भाई टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं -34% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर आप बात करें चार्ट पे तो आप देखेंगे पिछले 20 दिनों में मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, इनफैक्ट स्टॉक्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। और अगर चाइना का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों HDFC। आपको मालूम होगा कि HDFC में अभी रिसेंटली टेक ओवर हुआ है चाइना का, तो अगर चाइना इससे अपनी इक्विटी को पुल ऑफ भी करती है तो भी ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से क्रैक कर सकता है। तो ये अगर स्टॉक गिरता है तो दोस्तों हमें क्या करना है, वो हमें इसको सही लेवल पे बाय करना होगा। और सही लेवल क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये स्टॉक वल्नरेबल है क्योंकि ये न्यूज़ बेस ही वल्नरेबल है और चाइना की इक्विटी का इन्फ्यूजन तो इसमें ऑलरेडी हो गया है। तो थोड़ा सा ये लाइमलाइट में रहेगा, थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ में रहेगा, इस कारण इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी देखिए 16 की है, इंडस्ट्री की पी से सस्ता है, डिविडेंड डील शानदार है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर गिरता है तो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, लेकिन कब ढूंढनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे। एक महीने में ऑलरेडी 4% डाउन है, जबकि सेंसेक्स 3% अप है। मैंने दोस्तों इस स्टॉक को 1500 रुपये के आसपास बाय करने को बोला था, तो जिन लोगों ने इसको बाय कर रखा था वो ऑलमोस्ट 1700 रुपये के आसपास ऑलरेडी इससे एग्जिट हो चुके हैं। फिलहाल अभी इसमें फ्रेश बाइंग करने के मौके कब ढूंढने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक साल में -17% के रिटर्न्स हैं, सेंसेक्स के -20% के रिटर्न्स हैं। लंबी दूरी में अच्छा परफॉर्मर है, अच्छी कंपनी है, अच्छी मार्केट है, अच्छा मैनेजमेंट है। लेकिन जो ये न्यूज़ बेस इफेक्ट होगा इसके ऊपर सेंटिमेंटल, मेरे हिसाब से दोस्तों उसका इफेक्ट इसके ऊपर बहुत ही तगड़ा पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट रिकवर करी है, लेकिन ये इस न्यूज़ के चलते पिछले 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन में भी ये प्रेशर में ही था, तो अपने इसने कोई भी खास रिकवरी नहीं दिखाई है। नेक्स्ट दोस्तों टाटा मोटर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि टाटा मोटर्स का मेन कंजम्पशन इज़ इन चाइना एंड यूरोपियन नेशंस। तो दोस्तों यूरोपियन नेशंस तो वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। अब आती है बात चाइना की, तो चाइना में इस तरह का अगर इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो रिटेलिएट करता है, इंडिया के इम्पोर्ट्स को कर्ब करता है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट को कर्ब करता है, तो मेरा मानना है दोस्तों टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वॉचफुल। नाउ कमिंग ऑन टू ए 1 ईयर परफॉर्मेंस, -66%। माय गॉड, सेंसेक्स गिरा है 20, ये उससे गिरा है 3 गुना ज़्यादा, सेक्टर से भी ज़्यादा गिरा है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कितने वीक स्टॉक है। 3 साल में -83%। माय गॉड, सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो कि पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। 1 लाख की कैपिटल को बनाया है मात्र मे बी 18,000 मे बी 18,000 के आसपास आपका पैसा बचा है, 17-18,000। तो दोस्तों 1 लाख को 17-18,000 बनाया है इसने। तो दिस इज द काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस दिस स्टॉक हैज डन इन पास्ट 3 ईयर्स। जबकि सेंसेक्स रहा है फ्लैट और सेक्टर गिरा है -42, तो सेक्टर ही अंडर परफॉर्म किया और इसने उससे भी डबल अंडर परफॉर्म किया है। अब बात करें इसके चार्ट पे,
तो आप देख सकते हैं मार्केट ने रिकवरी दिखा दी है, लेकिन इस स्टॉक ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये स्टॉक इस न्यूज़ के चलते, अगर चाइना पे कोई इफेक्ट पड़ता है, चाइना ने कोई एडवर्स डिसीजन या एक्शन लिया, तो ये स्टॉक यहाँ से भी क्रैक कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था एज पर माई विजडम, जो मुझे लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसको रिसर्च करना है, स्टडी करना है, और इसी प्रकार की अगर आपको आगे एनालिसिस चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू ज्वाइनिंग एज अ you can smash the bell icon for getting the regular updates। और अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं यू कैन कंसिडर जॉइनिंग एज अ मेंबर। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि दिस इज अ सीरियस थिंग, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, तो ये हो सकता है इन नियर टर्म आपको पेनफुल लगे, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ताकि कोई भी हॉस्टाइल टेक ओवर अपनी इंडियन कंपनीज का नहीं होना चाहिए विद एन एडवर्सरी विद अ बैड इंटेंशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।